नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि जीव विज्ञान विषय। और कृषि जीव विज्ञान विषय में हम जिस टॉपिक पर प्रॉपरली बात करेंगे वो टॉपिक है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। बहुत सारे कृषि विद्यार्थी जो 12th में पढ़ रहे थे वो कमेंट करके कह रहे थे कि सर कीटों की वीडियो बनाओ, कीटों की वीडियो बनाओ। तो आज ये कीटों की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये बहुत शॉर्टली वीडियो है। पूरा चैप्टर इसमें कवर है, आपका जो तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का पूरा चैप्टर इसमें कवर है और बिल्कुल आसान यानी ईजी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे जनरली जो प्रश्न आता है, सबसे पहला जो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में वो प्रश्न ये बनेगा कि कीट विज्ञान क्या है, कीटों की शारीरिक संरचना को समझिए। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, कीट विज्ञान क्या है, कीटों की शारीरिक संरचना को समझाइए। इस तरह से ये आपका प्रश्न बनेगा, सबसे जनरली प्रश्न है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कीट विज्ञान क्या है, क्योंकि आप कीटों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो कीट विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें कीट विज्ञान क्या है, तो कीट विज्ञान की अगर हम बात करें सबसे पहले कि कीट विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहलाती है। सीधी सीधी बात है कि जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहलाती है। ये तो बात हो गई कीट विज्ञान की। और आगे हम बात करें कीटों की शारीरिक संरचना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर का, कीटों की शारीरिक संरचना। वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कीटों की शारीरिक संरचना को समझाइए, तो आपको कीटों की शारीरिक संरचना के बारे में बताना होगा। अब हम बात करें कीटों की शारीरिक संरचना के बारे में, तो कीटों का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है। यानी जो भी कीट होते हैं, कीटों का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो उनका सिर होता है और एक वो धड़ होता है यानी वक्ष, और तीसरा क्या होता है, उदर या पेट। 3 भागों में विभाजित होता है। इनका शरीर लगभग 20 खंडों में विभाजित होता है और जो पूरा शरीर है वो 20 खंड या 20 भागों में विभाजित होता है। मेनली कितने भाग हो गए, 3, सिर, वक्ष और उदर। उसके बाद 20 खंड होते हैं इसके शरीर पर। और 20 खंडों में से अगर हम बात करें तो पहले 3 खंड सिर बनाते हैं, यानी पहले जो 3 खंड हैं वो सिर को निरूपित करते हैं। इसके बाद के जो 3 खंड हैं वो वक्ष को निरूपित करते हैं तथा अंतिम खंड उदर बनाते हैं। यानी पहले जो 3 खंड होंगे इनके शरीर के वो क्या बनाएंगे, सिर। इसके बाद के जो 3 खंड होंगे वो क्या बनाएंगे, वक्ष। और अंतिम जो खंड होंगे वो क्या बनाएंगे, उदर या पेट बनाएंगे। सिर पर एक जोड़ी नेत्र वो मुखांग पाए जाते हैं। जनरली बात है कि जो सिर होगा, सिर में क्या होते हैं, नेत्र होते हैं। और कितने, एक जोड़ी। तो सिर में एक जोड़ी नेत्र और मुखांग यानी मुख पाया जाता है। आगे हम बात करें, इनके वक्ष पर 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। वो जो वक्ष होता है, जो हम वक्ष की बात करें दूसरा पार्ट था सिर के बाद, वक्ष पर क्या होता है, 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। 3 जोड़ी क्या होती हैं, टांगें होती हैं। श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं होती हैं तथा उत्सर्जन के लिए मेलपीजी नलिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रश्न आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो होता है मेलपीगी नलिकाओं द्वारा। मैंने यहाँ लिखा है मेलपीगी नलिका, ये लिखा हुआ है। तो कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। आगे हम बात करें, इनका शरीर लंबाकार एवं हड्डियों रहित होता है। जो इनका कीटों का शरीर होता है वो एक तो लंबा होता है और एक कैसा होता है, हड्डियों रहते हैं जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। आगे बात है, इनका शरीर है काइटिन के आवरण द्वारा पाया जाता है। इनका शरीर है उसमें काइटिन का आवरण पाया जाता है। जो पूरा शरीर है उस पर क्या होता है, काइटिन नामक एक परत होती है। आपको समझ में आ गई होगी कीटों की सारी संरचना। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार आपको कीटों की जो संरचना मैंने यहाँ बनाई मैं उसके आधार पर आपको समझा देता हूँ। जैसे ये संरचना यहाँ बनी हुई है कीटों की, आपको दिखाई दे रही होगी। इसके 3 भाग हैं। एक जो आगे वाला भाग है वो है इसका सिर, और जो बीच वाला भाग है जिसको त्रोक्स कहा है वो क्या है, वक्ष। और लास्ट वाला भाग क्या है, ये उदर है। तो हम कह सकते हैं कि कीटों का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। और सिर में क्या होते हैं, आंखें होती हैं, नेत्र और मुखांग मुख होता है। वक्ष में क्या होती हैं, टांगें होती हैं। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी टांगें होती हैं। और उदर में क्या होते हैं, सारे श्वसन और उत्सर्जन की जो अंग हैं वो उदर में पाए जाते हैं।
इनमें श्वसन के लिए क्या है, श्वसन नलिकाएं लिखाए हैं, और उत्सर्जन के लिए क्या है, मेल पीज नलिकाएं लिखाए हैं। और लास्ट में जो इनका शरीर है, इन पर कठोर आवरण पाया जाता है, वो किसका होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। ये हो गई कीटों की शारीरिक संरचना, जो बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर, जो अगले प्रश्न बन सकते हैं, और अगले जो प्रश्न बनेंगे वो शायद इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से होंगे। जैसे हम बात करें, जो पहला हमारा प्रश्न बना है, इसी की हम बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो प्रश्न बना है, ये प्रश्न है, कीटों के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, कीटों के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। आपको इस क्वेश्चन में चित्र बनाना पड़ेगा और कीटों का जीवन चक्र बताना होगा। अब देखो, तुम्हारे जो सिलेबस है 12th का, उसमें 9 कीट हैं, और 9 कीटों में भी हर कीट में आपसे जीवन चक्र पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूं, आपको हर कीट में अलग अलग जीवन चक्र याद नहीं रखना है। आप जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस जीवन चक्र को सभी कीटों में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ये कॉमनली रूप से सभी कीटों का जीवन चक्र निकाला है। यानी आपको अलग अलग जीवन चक्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस जीवन चक्र को याद कर लो, और किसी भी कीट में जीवन चक्र आपसे पूछा जाता है, आप वहाँ आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करें कीटों के जीवन चक्र की। तो कीट सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, जिनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। यानी कीट कैसे होते हैं, एक लिंगी, जिनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। अधिकांश कीट अंडज होते हैं। अधिकांश कीट कैसे होते हैं, जो अंडे देते हैं। कीटों में भ्रूण विकास के बाद कायांतरण होता है। ये सबसे मोस्ट अवस्था है इनके जीवन की। यानी कीटों में जैसे ही भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का विकास होने के बाद क्या होता है, कायांतरण होता है, यानी रूप में परिवर्तन होता है। रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, जो इनके जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था है। मैंने बताया था कि जो कायांतरण है वो इनके जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था है। इसके बाद बात करें तो कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं आती हैं। कीटों के जो जीवन चक्र होता है उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था है अंडा। अंडे से क्या बनता है, लट। लट से क्या बनता है, प्यूपा। और प्यूपा से आगे क्या बनता है, वयस्क बनता है। यानी जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो 4 हैं, अंडा, लट, प्यूपा और वयस्क। जब चारों क्रियाएं होती हैं तो वह पूर्ण कायांतरण कहलाता है। यानी जीवन चक्र में जो सबसे मोस्ट अवस्था है वो क्या है, कायांतरण की है। और जब चारों जो प्रक्रियाएं होती हैं किसी कीट में तो पूर्ण कायांतरण होता है, और किसी कीट में इनमें से 3 प्रक्रिया होती है तो उनमें क्या होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है। तो ये तो हो गया कीटों में जीवन चक्र, जिसमें हमने मेनली क्या पढ़ा था, कायांतरण। और कायांतरण में भी हमने क्या पढ़ी थी, अवस्थाएं पढ़ी थी, जो अवस्थाएं इनमें होती हैं। अब देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है एक कीटों के जीवन चक्र का, इसमें से कुछ समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या बना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। सबसे पहले क्या है, अंडा है। अंडे से फिर क्या बना, लार्वा बना। लार्वा से क्या बना, प्यूपा बना। और प्यूपा से क्या बना, एडल्ट बना। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कीटों की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है, तो कीटों की जो लार्वा और प्यूपा अवस्था है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। यानी या तो कीट लार्वा अवस्था पर नुकसान पहुंचाते हैं या प्यूपा अवस्था पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, डार्विन इसका जो डायग्राम है वो भी आप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अंडा बन गया, फिर लार्वा, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, प्यूपा से क्या बना, एडल्ट या वयस्क बन गया। तो ये 2 प्रश्न अपने क्लियर हो गए, एक कीटों की शारीरिक संरचना और एक कीटों का जीवन चक्र। आगे हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए देखिए, आगे अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो जो अगला पॉइंट है अपना, देख अगला पॉइंट है, ऋतु एवं आर्थिक आधार पर कीटों के वर्गीकरण को समझाइए। यानी इस चैप्टर का एक प्रश्न और बनता है जो मुझे महत्वपूर्ण लगा था कि जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो था ऋतु एवं आर्थिक आधार पर कीटों के वर्गीकरण को समझाइए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर कीटों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर कीटों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक खरीफ फसलों के कीट जो खरीफ की फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कातरा है, टिड्डी है, सफ़ेद लट है और सैन्य कीट है। एक रबी फसलों के कीट जो रबी की फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे दीमक है, मोइला है और फली छेदक है। ये वर्गीकरण तुम्हें आगे काम आएगा जब हम कीट पढ़ेंगे तब। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसको याद कर लें। जैसे खरीफ की फसलों में कौन कौन से, कातरा है, टिड्डी है, सफ़ेद लट है। रबी फसलों में कौन से, दीमक, मोइला और फली छेदक। ये तो हो गया ऋतुओं के आधार पर।
दूसरी हम बात करें आर्थिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण। आर्थिक का अर्थ होता है लाभ और हानि। तो आर्थिक आधार पर कीट दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे हमारे लाभदायक कीट, जैसे लाख का कीट है, मधुमक्खी है, रेशम कीट है, इनसे हमें क्या होती है, फायदा होती है, तो ये लाभदायक कीट हो गए। दूसरी हम बात करें हानिकारक कीट। अब इनसे हमें हानि होती है या नुकसान होता है, तो ये हानिकारक हो गई। जैसे दीमक है, सफ़ेद लट है, कातरा है, ये क्या करते हैं, हानि करते हैं, तो ये हानिकारक कीट हो गए। आगे अगले प्रश्न की बात करें, इस चैप्टर का अगला प्रश्न, फल वृक्षों एवं भंडारण में हानि पहुंचाने वाले दो दो कीटों के नाम लिखिए। अब आपको एक तो फल वृक्ष और एक भंडारण में हानि पहुंचाने वाले कीटों के नाम। तो देखिए, अगर हम फल वृक्षों के लिए बात करें तो जैसे फल मक्खी है और छाल वेदक है। एक तो फल मक्खी होगी और एक छाल वेदक हो गया। भंडारण की बात करें तो एक तो खफरा भृंग है और एक गुण है। खफरा भृंग आपके सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं आगे, और दूसरा कौन सा है, भृंग। यानी दो कीट ऐसे हैं जो फसलों के भंडारण में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में आपसे कौन कौन से कीट पूछे जाएंगे और उनसे कौन कौन से बिंदु आपसे वो पूछता है। पहले ये देख लेते हैं अपन। पहले हम बात करें कीट का नाम, कौन कौन से कीट आपसे पूछे जाएंगे। तो एक आपसे कातरा पूछ जाएगा, एक आपसे सफ़ेद लट पूछी जाएगी, एक आपसे टिड्डा या फड़का पूछा जाएगा, एक आपसे चने का फली छेदक पूछा जाएगा, एक आपसे गेहूं का तना छेदक पूछा जाएगा, एक सरसों का मोइला पूछ जाएगा, एक दीमक पूछी जाएगी आपसे, बेर की फलमक्खी पूछी जाएगी और अनार की तितली। इन लगभग ये 9 कीटें हैं और 9 कीट आपसे 12th के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें कि कौन कौन से बिंदु इन कीटों से आपसे पूछे जाएंगे। अगर बिंदु की बात करें, देखिए एक तो वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा जाएगा, जिसमें आपको वैज्ञानिक नाम और उसका गण बताना होगा, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका गण क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम बात करते हैं आगे इसको बिल्कुल ईजी बना के। दूसरा, कीट के लक्षण पूछे जाएंगे कि इस कीट को आप किस तरह पहचान सकते हो, इस कीट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तीसरा, पोषक पौधे पूछे जाएंगे कि यह कीट कौन कौन से पौधों को हानि पहुंचाता है। चौथा, आपसे पूछा जाएगा क्षति एवं महत्व, यानी यह कीट किस तरह से हानि पहुंचाता है, क्षति में आपको ये बताना है। पांचवा, आपसे पूछा जाएगा जीवन चक्र, जो मैंने अभी आपको बताया है। कॉमनली जीवन चक्र आपको लिखना है सभी में, जो हमने पिछले में पढ़ा है। छठवें पॉइंट पर आपसे पूछा जाएगा प्रबंधन, और प्रबंधन में हम 3 तरह का प्रबंधन पढ़ेंगे, शस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। आपने सारे ही कीटों में अलग अलग प्रबंधन पढ़ा होगा अपनी किताब में, और शायद आपके टीचर ने भी अलग अलग पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ हम कॉमन प्रबंधन बात करेंगे, और जिस कॉमन प्रबंधन को हम किसी भी कीट नियंत्रण के लिए लिख सकते हैं, हमें ज़्यादा कोई दिमाग चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो अपना कीट है वो है कातरा, यानी सबसे पहले हम कातरा कीट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ शायद कातरा कीट। देखो, कातरा कीट की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक वर्गीकरण भी पूछा जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है एमसेक्टा मुरी, और इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। एमसेक्टा मुरी और लेपिडोप्टेरा। आगे इसके लक्षणों की बात करें तो यह सर्वभक्षी कीट है। सर्वभक्षी का अर्थ होता है जो सारी ही चीज़ों को खा जाता है, यानी सब कुछ खा जाता है। दूसरा, इसका शरीर मध्यम होता है, काले धब्बे युक्त होता है एवं सफ़ेद पंख वाला होता है। मध्यम, काले धब्बे युक्त और सफ़ेद पंख वाला होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 40 से 50 mm होती है। इसका पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है। ये तो क्या हो गई, इसकी लक्षण हो गई। ये सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाने वाला कीट है। इसका शरीर मध्यम आकार का काले धब्बे युक्त होता है। इसकी लंबाई 40 से 50 mm होती है और शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है। आगे अपन बात करें इसके पोषक पौधे कौन कौन से। पोषक पौधे वही पौधे जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये खरीफ फसलों का प्रमुख कीट है, यानी खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट है और खरीफ की फसलों को ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है और मोठ है। आगे हम बात करें क्षति एवं महत्व। अब क्षति क्या है कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है, वो चीज़ हमें बतानी है। अब किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इस कीट का प्रकोप कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दिखता है। पहली बात तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। दूसरा, यह कीट पौधे के कोमल भागों को खाकर नष्ट कर देता है, यानी पौधे के जो भी कोमल भाग होंगे उनको खा करके नष्ट कर देगा। और कीट का अधिक प्रकोप होने पर खेतों में 100% हानि हो सकती है। जब इस कीट का अधिकतम प्रकोप हो जाएगा खेत में, तो आपको उत्पादन में 100% तक की हानि हो सकती है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको हर कीट से पूछे जाएंगे।